हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर। तो आज हम 9th मई का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। एंड इफ़ यू आर लाइकिंग दिस एनालिसिस देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड इफ़ यू वांट टू ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप ऑफ यूपीएससी एनालाइजर देन यू कैन ज्वाइन। आपको लिंक और चैनल का नेम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है, वरीड इंडिया रेटिंग में टर्न जंक, गवर्नमेंट पुश्ड नैरेटिव मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। सब्जेक्टिव फैक्टर्स दैट इम्पैक्ट इंडिया सॉवरेन रेटिंग्स। तो जो इंडिया की सॉवरेन रेटिंग्स है वो इतनी कम क्यों रहती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो आउटलुक है नेगेटिव कर दिया जाता है, फिर स्टेबल पर किया जाता है। जो रेटिंग्स है मोस्टली Baa2 रहती है। तो ऐसा क्यों है? तो बेसिकली यहाँ पर जो 18 to 26% है वो कंट्रीब्यूट करते हैं सब्जेक्टिव फैक्टर्स। और वो सब्जेक्टिव फैक्टर्स क्या हैं? फॉर एग्जाम्पल असेसमेंट्स ऑन गवर्नेंस, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, रूल ऑफ लॉ, करप्शन, प्रेस फ्रीडम। और इन इंडिकेटर्स पर एक कंट्री कैसा परफॉर्म कर रहा है वो कैसे डिसाइड किया जाता है? तो वो डिसाइड किया जाता है यहाँ पर वर्ल्ड बैंकिंग वर्ल्ड गवर्नेंस इंडिकेटर्स की बेसिस पर। यहाँ पर ये डिसाइड किया जाता है कि जो कंट्री है वो पर्टिकुलरली इन पैरामीटर्स पर कैसा परफॉर्म कर रहा है। लेकिन यहाँ पर जो वर्ल्ड गवर्नेंस इंडिकेटर्स हैं वो यहाँ पर जो डेटा लेते हैं वो डेटा ही आर्बिट्ररी है। वो डेटा आर्बिट्ररी इसलिए है क्योंकि वो इस बेसिस पर डेटा लेते हैं बेस्ड ऑन इम्प्रेशंस फ्रॉम द वेस्टर्न प्रेस और स्मॉल सर्वे ऑफ एनजीओज एंड अ हैंडफुल ऑफ एकेडमिक्स। तो सिर्फ इस बेसिस पर ही ये डिसाइड कर लेते हैं कि जो एक कंट्री है वो यहाँ पर वर्ल्ड गवर्नेंस इंडिकेटर्स के ऊपर कैसा परफॉर्म कर रहा है। और इस डेटा को यूज़ किया जाता है किसी भी कंट्री की सॉवरेन रेटिंग्स को डिसाइड करने के लिए। और ये 18 to 26% यहाँ पर कंट्रीब्यूट करता है, जिसकी वजह से जो इंडिया की रेटिंग है वो हमें इतनी डाउन दिखती है कि स्टेबल आउटलुक कर दिया जाता है, फिर यहाँ पर आउटलुक को नेगेटिव कर दिया जाता है। तो ऑब्जर्विंग द मोस्ट रिपोर्ट्स इन 2019-2020, तो इंडिया को लेकर वेस्टर्न प्रेस ने बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्री की। जो एनजीओज़ के सर्वे से भी ऐसे नेगेटिव ही इम्पैक्ट देखने को मिला ऑन इंडिया। अब प्रेजेंटेशन ने नोट किया जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019, उसके बाद यहाँ पर CAA एक्ट लाया गया था, फिर नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स बनाने की बात की गई थी, फिर ऐसा हुआ कि कंस्ट्रक्शन ऑफ ए हिंदू टेम्पल, तो यहाँ पर अयोध्या टेम्पल की बात की जा रही है। तो बेसिकली ऐसा देखा गया कि मुस्लिम्स को टारगेट किया जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो गवर्नेंस है उसमें हमारा इंडिकेटर जो है डाउन कर दिया गया, रूल ऑफ लॉ में हमें कम कर दिया गया, और जिसकी वजह से हमारी सॉवरेन रेटिंग्स जो हैं वो यहाँ पर इम्पैक्ट हुई। आगे चलते हैं। Relations with Pakistan are moreover negatively affected by the repeal of the special status for Kashmir and recent changes to the status of illegal immigrants, जिसके बेसिस पे इन्होंने क्या किया, इन्होंने हमारी जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी उसका इंडिकेटर डाउन कर दिया, जिसकी वजह से हमें ये देखने को मिला कि हमारी सॉवरेन रेटिंग्स जो है उसको डाउनग्रेड कर दिया गया। तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें इन थर्ड पार्टी सोर्सेज से रीच आउट करना। फॉर एग्जांपल ये जो वेस्टर्न प्रेस है, इसके अलावा यहाँ पर जो एनजीओ हैं यहाँ पर स्मॉल सर्वे करते हैं, और उनको बताना है कि इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है और ये इंडिया की कुछ इंटरनल प्रॉब्लम्स है, उसके बेसिस पे आप इंडिया की सॉवरेन रेटिंग को कम नहीं कर सकते हो। तो वी नीड टू रीच आउट टू द टॉप थर्ड पार्टी सोर्सेज, इनिशिएट कंटिन्यूस डिस्कशंस, क्लियरली स्पेल आउट द कंट्रीज रिफॉर्म मेजर्स एंड सेंसिटाइज देम ऑफ आर इंटरनल मैटर्स। तो हमें उन्हें समझाने की ज़रूरत है कि ये हमारा इंटरनल मैटर है और इसके बेसिस पे आप ये नहीं डिसाइड कर सकते कि इंडिया में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसी, इंडिया में रूल ऑफ लॉ कैसा है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो कि ये कहना क्या चाहते हैं कि हमारी सॉवरेन रेटिंग्स डाउन क्यों है। तो अगर आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सॉवरेन रेटिंग्स इंडिया की कम क्यों होती हैं, तो आप ये बता सकते हो कि ये सब्जेक्टिव फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, और जो सब्जेक्टिव फैक्टर्स के लिए भी यहाँ पर डेटा लिया जाता है वो बेसिकली सिर्फ यहाँ पर वेस्टर्न प्रेस के क्या इंप्रेशन है हमारे बारे में, उनके बेसिस पर लिया जाता है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। डिमांड अप, आउटपुट डाउन, आटा प्राइजेस एट रिकॉर्ड हाई। A steady increase in the price of flour is due to the rise in wheat prices amid the fall in production due to the war in Ukraine। तो यूक्रेन को यहाँ पर ब्रेड बास्केट कहा जाता है, और यूक्रेन में यहाँ पर वॉर चल रहा है जिसकी वजह से प्रोडक्शन नहीं हुई है, और प्रोडक्शन फॉल इन प्रोडक्शन है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर प्राइसेस बढ़ गए हैं, और जो इंडियन व्हीट की डिमांड है वो भी ओवरसीज़ यहाँ पर बढ़ गई है। तो हाई डोमेस्टिक प्राइस ऑफ डीजल हैज़ एडेड टू द लॉजिस्टिक्स कॉस्ट। फिर यहाँ पर डीजल और पेट्रोल के भी प्राइसेस ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर लॉजिस्टिक्स कॉस्ट भी बढ़ गई। तो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बढ़ गई है, यूक्रेन में यहाँ पर प्रोडक्शन नहीं हुआ, और इंडिया की जो यहाँ पर व्हीट की डिमांड है वो यहाँ पर ओवरसीज़ भी हो रही है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर सप्लाई में कमी दिख रही है और डिमांड उतनी ही है, जिसकी वजह से आटा के प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं। हम और डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। जो रिटेल इन्फ्लेशन है बेस्ड ऑन द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऑफ नॉन PDS व्हीट डेटा, व्हीट आटा 7.77% पहुँच चुका है। लास्ट रिकॉर्ड हुआ था हाईएस्ट वो 7.62% था, लेकिन ये उससे भी ऊपर पहुंच चुका है 7.77% पर। सडन इंक्रीज इन टेम्परेचर्स, इसके अलावा इस साल जो है वो प्रोडक्शन भी कम रहने वाली है क्योंकि हीट वेव हुई है। तो सडन इंक्रीज इन टेम्परेचर्स इन मार्च हाउएवर डैम्पन द गवर्नमेंट्स होप्स ऑफ रिकॉर्ड प्रोडक्शन। तो रिकॉर्ड प्रोडक्शन में नहीं होगा क्योंकि इस बार ईल्ड में कमी देखी जाएगी क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी है। तो फॉल इन प्रोडक्शन एंड हायर डिमांड फ्रॉम प्राइवेट बायर्स हैज सीन व्हीट प्राइसेस इन द ओपन मार्केट हवरिंग अबव द मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर जो MSP अनाउंस किया है उससे भी ज़्यादा यहाँ पर व्हीट के प्राइस जो है हवर कर रहे हैं, और यहाँ पर जो आटा की डिमांड है वो यहाँ पर बढ़ रही है, सप्लाई उतनी ही है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है व्हीट मार्केट में।
नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे यूएस मूव्स कैन पुश इंडो पैसिफिक ओवर एज ऑफ एबिस वॉन्स चाइना। ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव किसका है? चाइना का है। तो ये बात याद रखना, ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव किसका है? तो पहला फैक्ट यही है कि ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव यहाँ पर चाइना का है। अब यहाँ पर चाइना के वाइस फॉरेन मिनिस्टर ने क्या कहा है, एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। An important Chinese official has said that the Indo-Pacific strategy of the United States, अगर ऐसा ही यूनाइटेड स्टेट्स करता रहा अपनी इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी को लेकर तो उसके हॉरिबल कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं एशिया पैसिफिक में। तो यहाँ पर ये इंडो पैसिफिक वर्ड यूज़ नहीं कर रहे हैं चाइना के फॉरेन मिनिस्टर, वाइस फॉरेन मिनिस्टर, ये यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं एशिया पैसिफिक। तो यहाँ पर इनका यही कहना है कि रादर दैन लर्निंग द पेनफुल लेसन्स ऑफ कन्फ्लिक्ट एंड सफरिंग इन यूरोप, ये बेसिकली यहाँ पर जो यूएस है ये सेकेंड थिएटर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है और कन्फ्लिक्ट को जो है एशिया पैसिफिक में भी लाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमारे लिए इंडो पैसिफिक है। आगे हम चलते हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया है सम पीपल अर्ज द यूएस नॉट टू फॉरगेट अबाउट चाइना व्हेन कंटेंडिंग विद रशिया। तो बेसिकली इनका यही कहना है कि अगर यूएस ऐसे ही स्मॉल ब्लॉक्स बनाता रहा जैसे कि क्वाड और यहाँ पर चाइना को कंटेन करने की स्ट्रैटेजी यूएस की चलती रही तो बेसिकली उसके कॉन्सिक्वेंसेज हमें एशिया पैसिफिक में भी देखने को मिलेंगी। जैसे ताइवान के क्वेश्चन पर चाइना को बार बार इन्फ्लेम करने की कोशिश करता है यूएस। तो ले sought to float the idea of a global NATO. Recently, some people have called for building global NATO and NATO is interfering frequently in Asia Pacific affairs. तो जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है इन द एशिया पैसिफिक रीजन। इसके अलावा एक दूसरा क्वेश्चन ये था कि चाइना को पहले से पता था कि जो रशिया है वो यहाँ पर यूक्रेन के ऊपर अटैक करने वाला है, तो चाइना ने बोला हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता था। तो चाइना हैड प्रायर नॉलेज ऑफ रशियाज स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन इन यूक्रेन एंड इवन इंडोर्स्ड इट। तो इसका ये कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सब झूठ फैलाया जा रहा है। तो दे हैव देयरफॉर कंक्लूडेड दैट चाइना मस्ट बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर द कन्फ्लिक्ट। तो दिस इज एब्सेंट, चाइना जो है कन्फ्लिक्ट में किसी तरीके से इन्वॉल्व नहीं है और चाइना ने ये कन्फ्लिक्ट तो बिल्कुल क्रिएट करने में बिल्कुल भी यहाँ पर चाइना का हाथ नहीं है। आगे चलते, ज़्यादा इंपॉर्टेंट था नहीं, बस आपको ये पता होना चाहिए ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव किसका है। तो ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव चाइना का है। NFHS 5 टोटल फर्टिलिटी रेट डिप्स शार्पेस्ट डिक्लाइन अमंग मुस्लिम्स। तो फर्टिलिटी रेट मुस्लिम कम्युनिटी में शार्पेस्ट डिक्लाइन देखा गया है इन द पास्ट 2 डेकेड्स। कीपिंग इन ट्रेंड, यहाँ पर जो मुस्लिम्स में फर्टिलिटी रेट है वो 2.6 था 2015-16 में, अब हो चुका है 2.3 इन 2019-2021। ओवरऑल फर्टिलिटी रेट भी यहाँ पर रिप्लेसमेंट लेवल से कम हो चुका है। ओवरऑल टोटल फर्टिलिटी रेट यहाँ पर हो चुका है 2.1, यहाँ पर रिप्लेसमेंट लेवल होता है तो उससे कम हो चुका था 2.0, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। वाइल ऑल रिलीजियस कम्युनिटीज़ में हमें डिक्लाइन देखने को मिला है, लेकिन सबसे ज़्यादा शार्प डिक्लाइन हमें मुस्लिम्स में देखने को मिला है। तो मुस्लिम कम्युनिटी का जो यहाँ पर फर्टिलिटी रेट था वो 4.4 था 1992-93 में, अब हो चुका है 2.3। NFHS 5 हैज़ फाउंड दैट द क्रिश्चियन कम्युनिटी हैज़ अ फर्टिलिटी रेट ऑफ 1.88, सिक्स का है 1.61, जेंट्स का है 1.6, बुद्धिस्ट एंड न्यू बुद्धिस्ट का 1.39। तो ऐसा सच इंपॉर्टेंट नहीं है। अब फर्टिलिटी रेट डिपेंड कौन से फैक्टर्स पर करता है? तो बेसिकली यहाँ पर रिलीजन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ये डिपेंड करता है कि लिटरेसी कैसा है, एम्प्लॉयमेंट कैसा है, इनकम कैसा है, एक्सेस टू हेल्थ सर्विसेज कैसा है। तो बेसिकली इन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि फर्टिलिटी रेट क्या है। तो मुस्लिम्स इन सारे पैरामीटर्स में नीचे हैं, जिसकी वजह से उनका यहाँ पर हमें फर्टिलिटी रेट ज़्यादा देखने को मिलता है। तो हाई फर्टिलिटी इज मोस्टली अ रिजल्ट ऑफ नॉन रिलीजियस फैक्टर्स सच एज लेवल्स ऑफ लिटरेसी, एम्प्लॉयमेंट, इनकम एंड एक्सेस टू हेल्थ सर्विसेज। द करंट गैप बिटवीन द टू कम्युनिटीज इज बिकॉज ऑफ मुस्लिम्स डिसएडवांटेज ऑन दीज पैरामीटर्स। जो परसेंटेज ऑफ मुस्लिम women who have had no schooling reduced from 32% in National Family Health Survey 4 to 21.9%। तो यहाँ पर जो स्कूलिंग है वो ज़्यादा यहाँ पर मुस्लिम्स women को स्कूलिंग मिल रही है और यहाँ पर जो परसेंटेज है वो यहाँ पर कम हुआ है जिनको यहाँ पर स्कूलिंग नहीं मिली है। आगे चलते हैं। फिर यहाँ पर ये बताया गया है कि कौन से लोग कितना टोबैको कंज्यूम करते हैं। तो 38% मेन एंड 9% ऑफ विमेन अबव 15 ईयर्स ऑफ एज यूज टोबैको प्रोडक्ट्स एज पर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 2019 से 21 का जो निकला है। Men as well as women, the use of tobacco is higher in rural areas as compared to urban। अब हम आगे चलते हैं। अब बेसिकली यहाँ पर जो क्या गवर्नमेंट होती है वो यहाँ पर केसेस वापस ले सकती है अगेंस्ट MLAs और MPs। तो यहाँ पर एक जजमेंट था अश्विनी कुमार उपाध्याय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और यहाँ पर अगर केस वापस लेना है किसी MP और MLA के अगेंस्ट गवर्नमेंट को तो यहाँ पर कंसेंट की ज़रूरत पड़ेगी ऑफ द हाई कोर्ट फॉर द विड्रॉल। तो यहाँ पर यही बताया गया है। The proposal does not include withdrawal of cases against sitting or former MPs or MLAs as they are controlled by the top court judgment in the case of Ashwini Kumar Upadhyay versus Union of India। और इसमें ये बताया गया था कि जो कंसेंट है हाई कोर्ट की ज़रूरी होगी फॉर विड्रॉल अगर यहाँ पर किसी भी MP या MLA या फॉर्मर MP और MLA के अगेंस्ट कोई भी केस है अगर उसको वापस लेना है। तो ये इंपॉर्टेंट था, एक केस हमने डिस्कस कर लिया। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर बात की गई कॉनेक ट्राइब की। तो कॉनेक ट्राइब जो है बेसिकली नागालैंड में मॉन डिस्ट्रिक्ट में इनहेबिट करती है।
तो कॉन्याक आपको पता होना चाहिए ट्राइब किससे रिलेटेड है और कहाँ पर रहती है। ड्रेनेज सिस्टम, ज्वेलरी, टॉयज अमंग राखीगढ़ी एक्सकेवेशन फाइंड्स। तो यहाँ पर राखीगढ़ी का एक्सकेवेशन चल रहा है। राखीगढ़ी यहाँ पर हरियाणा में है। डिगिंग विच हैज़ बीन गोइंग ऑन एट 3 ऑफ द 7 माउंट्स। तो यहाँ पर 3 माउंट्स में यहाँ पर डिगिंग चल रही थी। कौन से माउंट में क्या मिला वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो कॉपर और गोल्ड ज्वेलरी मिली है, टेराकोटा टॉयज मिले हैं, थाउजेंड्स ऑफ अर्थन पॉट्स और सील्स मिली है। 2020 के बजट में यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने यहाँ पर 5 आइकॉनिक साइट्स की बात की थी, जिसमें एक राखीगढ़ी भी था। इसके अलावा जो बाकी 4 साइट्स थे वो थे हस्तिनापुर इन उत्तर प्रदेश, शिवसागर इन असम, धोलावीरा इन गुजरात एंड आदिचनालूर इन तमिलनाडु। तो यहाँ पर 5 आइकॉनिक साइट्स थे जिसमें से एक राखीगढ़ी भी था। फिर माउंट नंबर 3 में हमें एक एरिस्टोक्रेटिक सेटलमेंट जैसा कुछ मिला है। तो माउंट नंबर 3 विच हैज़ रिवील्ड एन एरिस्टोक्रेटिक सेटलमेंट। माउंट 1 में हमें बहुत सारे डेब्री और वेस्ट मिला है सेमी प्रेशियस स्टोन्स का। माउंट 7 में हमें 2 फीमेल स्केलेटन्स मिले हैं जिनको यहाँ पर बरी किया गया है बहुत सारी पॉटरी के साथ, बहुत सारी ज्वेलरी के साथ। इसके अलावा हमें बर्न्ड ब्रिक्स मिले हैं। तो बर्न्ड ब्रिक्स हमें ये बताते हैं कि वॉल सेटलमेंट थी। तो ये आपको पता होना चाहिए। माउंट 7 में हमें मिला 2 फीमेल स्केलेटन्स जिसको कि यहाँ पर बरी किया गया था विद पॉटरी एंड ज्वेलरी। माउंट 1 में हमें यहाँ पर सेमी प्रेशियस स्टोन्स मिले हैं। माउंट 3 में हमें ये समझ आ रहा है कि कोई एरिस्टोक्रेटिक सेटलमेंट था। अब हम आगे चलते हैं। ये हम डिस्कस नहीं करेंगे। क्वेश्चन ऑफ टाइमिंग की यहाँ पर आरबीआई ने जो रेपो रेट बढ़ाया है, सीआरआर बढ़ाया है, वो अभी क्यों बढ़ाया है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। हमने ये डिस्कस कर लिया कि क्यों बढ़ाया है और इसके क्या इंप्लीकेशंस हो सकते हैं। दैट्स इट। द सीरियल वंडर ये हम डिस्कस करेंगे। तो आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई ने रेपो रेट को बढ़ाया है बाई 40 बेसिस पॉइंट्स और सीआरआर को बढ़ाया है बाई 50 बेसिस पॉइंट्स। क्यों बढ़ाया है, इन्फ्लेशन को यहाँ पर कम करने के लिए बढ़ाया है कि ताकि इन्फ्लेशन जो है वो टेम हो सके। हाई इन्फ्लेशन एक तरीके से टैक्स होता है ऑन द पुअर एंड दोज हु कीप देयर सेविंग्स इन बैंक्स, क्योंकि बैंक्स में तो आपको उतना इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता है जितनी कि इन्फ्लेशन चल रहा होता है। तो बेसिकली यू आर लूजिंग आउट ऑन योर मनी। तो द रियल वैल्यू ऑफ द सेविंग्स गेट डेप्रिशिएटेड विद एवरी राउंड ऑफ इन्फ्लेशन एज इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स इज ऑफन फार बिलो द इन्फ्लेशन रेट। द क्वेश्चन दैट अराइजेज, अब क्वेश्चन ये पूछा गया कि यहाँ पर आरबीआई ने रेपो रेट इंक्रीज कर दिया, सीआरआर इंक्रीज कर दिया, क्या उसकी वजह से फूड इन्फ्लेशन को टेम किया जा सकता है। तो ऑथर ने बोला अभी तो नहीं किया जा सकता है। हाँ, अगर 2-3 बार और यहाँ पर आरबीआई अगर रेट को इंक्रीज करे तो इन्फ्लेशन यहाँ पर टेम हो सकता है। तो आरबीआई हैज़ टू मेक अप फॉर द लॉस्ट टाइम। इट विल हैव टू रिपीट दिस फीट ऑफ रेजिंग रेपो रेट्स एंड सीआरआर बाई एटलीस्ट 3 more times in this fiscal year to mop up excess liquidity. द रीजन फॉर दिस इज सिंपल। अब फूड प्राइस को टेम करना इतना मुश्किल क्यों है। तो फूड प्राइसेस ग्लोबली आर स्केलिंग न्यू पीक्स एज पर द FAO's फूड प्राइस इंडेक्स। पैंडेमिक की वजह से पहले डिस्ट्रप्शंस हुए, फिर यहाँ पर रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से डिस्ट्रप्शंस हुए, जिसकी वजह से यहाँ पर फूड प्राइस जो है वो यहाँ पर इंक्रीज हुए। वाइल ऑन द वन हैंड यहाँ पर जो यूक्रेन रशिया वॉर हुई, कन्फ्लिक्ट हुआ, उसकी वजह से हमारे एक्सपोर्ट्स तो बढ़े, लेकिन दूसरी तरफ हमारे इंपोर्ट्स भी तो बढ़ गए हैं। तो वाइल ऑन द वन हैंड इट हैज़ ओपन अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडियन फार्म एक्सपोर्ट्स, ऑन द अदर हैंड इट हैज़ पोस्ट चैलेंजेस एज इम्पोर्ट प्राइजेस ऑफ एडिबल ऑयल एंड फर्टिलाइजर सर्ज। जो फूड सीपीआई है, इंडिया का फूड सीपीआई, उसमें सबसे ज़्यादा वेट बेसिकली सीरियल्स को बहुत वेट दिया जाता है। तो लेट अस फोकस हियर ऑन सीरियल्स विच हैव द ग्रेटेस्ट वेट इन इंडियाज़ फूड सीपीआई। जो सीरियल एक्सपोर्ट्स हैं वो हमारे 31 मिलियन मेट्रिक टन्स को क्रॉस कर चुके हैं। अमंग सीरियल्स व्हीट एक्सपोर्ट्स ने भी यहाँ पर अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ दिखाई है, मोर देन 273%। लेकिन जो इस साल हमारी प्रोडक्शन कम होने वाली है, हमने फर्स्ट पेज पर भी डिस्कस किया था कि प्रोडक्शन क्यों कम होने वाली है, क्योंकि हीट वेव्स है जिसकी वजह से हमारी ईल्ड जो है वो कम होने वाली है। तो पहला तो फैक्टर हमने ये देख लिया। दूसरी बात, हमारे राइस का भी एक्सपोर्ट्स बढ़ा है। तो सम ऑफ द कंसर्न्स ऑन द व्हीट फ्रंट आर जेन्यून एंड वी नीड टू रियलाइज द क्लाइमेट चेंज इज ऑलरेडी नॉकिंग ऑन आवर डोर्स। तो हीट वेव का एक रीज़न ये भी है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से हमें हीट वेव इतने ज़्यादा रीसेंट फिनोमेना हो चुका है हीट वेव का। तो हमें यहाँ पर क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर करना पड़ेगा। क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, एग्रीकल्चर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ेगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए चाहिए यहाँ पर फंड्स। तो विद एवरी 1 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर्स व्हीट ईल्ड्स आर लाइकली टू सफर बाई अबाउट 5 MMT। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है एग्रीकल्चर में, R&D में। हमें हीट रेजिस्टेंट वेराइटीज़ बनाने की ज़रूरत है व्हीट की। फॉर एग्जाम्पल, अगर हीट वेव्स आए उसके बाद भी यहाँ पर ईल्ड कम ना हो तो उसके लिए हमें हीट रेजिस्टेंट वैरायटीज़ बनाने की ज़रूरत है। हमें यहाँ पर क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत है, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर करने की ज़रूरत है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने पहले फूड सब्सिडी बिल्स कम करने पड़ेंगे ताकि ये जो इससे जो पैसा बचेगा वो हम यूज़ कर सकें एग्रीकल्चर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। तो ही हैज़ टू इफेक्टिवली टारगेट द मैसिव फूड सब्सिडी एंड सेव रिसोर्सेज फॉर द हायर इंपोर्ट बिल ऑन एडिबल ऑयल एंड फर्टिलाइजर्स। तो यहाँ पर फूड सब्सिडी हमें कम करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहला यहाँ पर सोल्यूशन यही है कि फूड सब्सिडी कम करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा जो ग्रेन मैनेजमेंट सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा इनएफिशिएंट है।
दिस इज परमिटेड अंडर NFSA एंड बाई डूइंग सो ही कैन सेव ऑन द बर्जनिंग फूड सब्सिडी बिल। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि आप बेनिफिशियरीज को कैश भी दे सकते हो, आपको ज़रूरी नहीं है कि आप पहले यहाँ पर FCI से पूरा प्रोक्योरमेंट कराओ उसके बाद PDS शॉप से डिस्ट्रीब्यूट करो। तो वी वुड सजेस्ट गिविंग एन ऑप्शन टू बेनिफिशियरीज टू रिसीव कैश इन देयर जनधन अकाउंट्स इन लिeu ऑफ ग्रेन्स। तो ग्रेन्स के इंस्टेड उनको यहाँ पर कैश दे दिया जाए। गोयल ऑल्सो नीड्स टू वार्ड ऑफ एनी फियर मॉन्गरिंग। तो अभी बेसिकली ये भी फियर मॉन्गरिंग चल रही है कि वीट के अगर प्राइसेस बढ़ेंगे तो गवर्नमेंट यहाँ पर वीट के एक्सपोर्ट्स के ऊपर बैन लगा देगी। तो ऑथर का कहना है कि ऐसा बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है। तो दैट वुड बी द वर्स्ट थिंग ही कुड डू। द प्रॉब्लम विद आर अर्लियर पॉलिसी मेकिंग यही थी कि बहुत ज़्यादा बाइज्ड होती है कि कंज्यूमर्स को यहाँ पर सब कुछ सस्ते दामों में मिले, लेकिन आपको यहाँ पर फार्मर्स का भी तो देखना है। अगर फार्मर्स के लिए आपको एग्रीकल्चर रेम्यूनरेटिव बनाना है तो उसके लिए यहाँ पर आपको एक्सपोर्ट्स पे बैन लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको बार बार यहाँ पर पॉलिसी को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ पर पॉलिसी को सर्टेन रखने की ज़रूरत है। तो ही मस्ट अवॉइड दैट रूट एंड लेट एग्री एक्सपोर्ट्स फ्लरिश। जो इंडियन फार्मर्स है उनको यहाँ पर ग्लोबल मार्केट की एक्सेस लेने दो। एंड द गवर्नमेंट मस्ट फैसिलिटेट इंडियन फार्मर्स। और यहाँ पर एक्सपोर्ट वैल्यू चेंज बनाने के लिए यहाँ पर गवर्नमेंट हेल्प करे, गवर्नमेंट यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करके दे ताकि हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं सीरियल्स के वो और ज़्यादा हो सकें। नेक्स्ट आर्टिकल हम डिस्कस कर लेते हैं, वेलफेयर दैट चेंज्ड लाइफ्स। रिसेंट वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट से हमें ये पता चला जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है इंडिया में वो हाफ हो चुकी है बिटवीन 2011 एंड 2019, और रूरल एरियाज़ में तो एक्सट्रीम पॉवर्टी और ज़्यादा तेज़ी से कम हुई है। तो इसका रीज़न ऑथर ने बताया कि इसके रीजंस क्या हैं। तो पहला रीज़न यहाँ पर बताया गया प्रो पुअर पब्लिक वेलफेयर, जैसे कि SECC डेटा से आइडेंटिफाई किया गया कि कौन पुअर है। उसके बाद SECC डेटा को 2015 में रिलीज़ किया गया और बहुत सारी स्कीम्स का यहाँ पर बेनिफिट दिया जाता है यूजिंग द डेटा ऑफ SECC। सेकंड, द कवरेज ऑफ विमेन अंडर द दीनदयाल अंत्योदय योजना एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, फिर यहाँ पर उज्ज्वला योजना जिसकी वजह से यहाँ पर विमेन को एम्पावर करने की कोशिश की गई है। फिर ग्राम स्वराज अभियान की बात की गई। ग्राम स्वराज अभियान में बेनिफिट्स दिए गए सच एज गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस, LED बल्ब्स, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। फिर थर्ड, फाइनेंस कमीशन ने ये भी डिसाइड किया था कि जो यहाँ पर फंड्स है वो डायरेक्टली ट्रांसफर किए जाएंगे टू द ग्राम पंचायत, जिसकी वजह से यहाँ पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया जैसे कि पक्का विलेज रोड्स, ड्रेन्स एट मच फास्टर पेस इन रूरल एरियाज़। फिर यहाँ पर मुद्रा लोन्स प्रोवाइड किए गए, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस खोले गए ताकि यहाँ पर SHGs को आसानी से लोन मिल सके। फिर ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान्स तैयार किए गए। सोशल और कॉन्करेंट ऑडिट किया गया कि जो फंड है वो यहाँ पर टारगेटेड फंड पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है, कहीं लीकेज तो नहीं हो रहा है, कहीं करप्शन तो नहीं हो रहा है। इसके अलावा बाकी स्टेट्स में कंपटीशन भी कराने की कोशिश की गई ताकि स्टेट्स एक दूसरे से कॉम्पीट करें और पैरामीटर में अच्छा करने की कोशिश करें। तो 10th द कॉम्पिटिशन अमंग स्टेट्स टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस ऑन रूरल डेवलपमेंट हेल्प्ड। तो बेसिकली ये बताया गया कि पॉवर्टी को टैकल करने के लिए कौन कौन सी स्कीम्स थी और स्कीम्स की वजह से ही हमारी जो रूरल पॉवर्टी है, रूरल में एक्सट्रीम पॉवर्टी वो यहाँ पर कम हुई है। तो अब एक बार पॉइंट्स देख सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं मंकी पॉक्स। तो स्मॉल पॉक्स इरेडिकेट हो चुका है लेकिन मंकी पॉक्स अभी भी इरेडिकेट नहीं हुआ है। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि स्मॉल पॉक्स जो है वो इरेडिकेट हो चुका है। तो हेल्थ अथॉरिटीज इन द यूनाइटेड किंगडम हैव कंफर्म्ड अ केस ऑफ मंकी पॉक्स, अ रेयर वायरल इन्फेक्शन सिमिलर टू स्मॉल पॉक्स। जो मंकी पॉक्स वायरस है ये एक ऑर्थोपॉक्स वायरस है। ऑर्थोपॉक्स वायरस क्या होता है? इट इज़ अ जीनस ऑफ वायरसेस जिसमें कि वेरियोला वायरस होता है, स्मॉल पॉक्स जिसकी वजह से स्मॉल पॉक्स होता है, वैक्सीनिया वायरस होता है। वाइल वैक्सीनेशन इरेडिकेटेड स्मॉल पॉक्स वर्ल्ड वाइड इन द 1980, जो मंकी पॉक्स वो अभी भी होता है इन अ सॉर्ट ऑफ कंट्रीज जैसे कि सेंट्रल और वेस्ट अफ्रीका में। मंकी पॉक्स एक जोनोसिस है, तो बेसिकली इसका ट्रांसमिशन होता है फ्रॉम द एनिमल्स टू ह्यूमंस। ये जोनोसिस है। अकॉर्डिंग टू द WHO, जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वहाँ पर जो लोग इनहेबिट करते हैं और वहाँ पर जो एनिमल्स होते हैं जो कि इस वायरस को कैरी करते हैं, जिसकी वजह से मंकी पॉक्स हमें वहाँ पर देखने को मिलता है। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होता है लेकिन बहुत ज़्यादा लिमिटेड होता है। तो बेसिकली अगर आप कांटेक्ट में आते हो इन्फेक्टेड पर्सन के बॉडली फ्लूइड से या उसके स्किन में जो लीजन्स होते हैं या सरफेसेस से, तो उसकी वजह से ही हो सकता है, वरना तो यहाँ पर ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन लिमिटेड है। अब इसकी कोई मेडिकेशन है तो देयर इज़ नो सेफ प्रूवन ट्रीटमेंट फॉर मंकी पॉक्स येट, लेकिन WHO यही रिकमेंड करता है कि सपोर्टिव ट्रीटमेंट दिया जाए सिम्टम्स के बेसिस पर। मोर्टेलिटी रेट कैसा है? तो मोर्टेलिटी रेट यहाँ पर वेरी करता है बिटवीन 0 and 11%, और यहाँ पर यंग चिल्ड्रन में सबसे ज़्यादा मोर्टेलिटी रेट देखा गया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग कोविड जो डेथ्स हुई हैं इंडिया में वो 47 लाख हुई हैं, लेकिन गवर्नमेंट के डेटा के अकॉर्डिंग ये कुछ 4.5 लाख है। तो यहाँ पर यही बताया गया कि लगभग 10 गुना के ज़्यादा मौतें हुई हैं और इतना ज़्यादा अंडर काउंट है। तो यहाँ पर बताया गया कि इतना ज़्यादा अंडर काउंट नहीं है। अब कैसे नहीं है एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। तो WHO रिपोर्ट ऑन एक्सेस मोर्टेलिटी ड्यू टू COVID-19 इज द लेटेस्ट इन अ सीरीज ऑफ एक्सरसाइजेस इन द लास्ट ओवर अ ईयर दैट टेंड टू सजेस्ट इंडियाज ऑफिशियल डेथ टोल इज एन अंडर काउंट। अब जो इंडिया की एक्सेस मोर्टेलिटी है, एक्सेस मोर्टेलिटी का मतलब ये है कि पीपल हु प्रोबेबली वुड नॉट हैव डाइड इफ देयर वाज नो पैंडेमिक। तो अगर पैंडेमिक नहीं होता, जो लोग नहीं मरे होते, वो यहाँ पर काउंट किया गया है एक्सेस मोर्टेलिटी में फॉर 2020 एंड 2021। और यहाँ पर WHO ने बताया है कि 47.4 लाख एक्सेस मोर्टेलिटी है।
तो ऑथर ने बताया सबसे पहले कि जो गवर्नमेंट के डेटा की बात की जा रही है, गवर्नमेंट का डेटा अभी प्रोविजनल है, फाइनल डेटा नहीं है, अभी भी उसमें यहाँ पर इंक्रीमेंट हो रहा है। तो इवन द डेथ नंबर्स रिपोर्टेड इन 2020 एंड 2021 आर नॉट फाइनल। द मोर देन 21,000 डेथ्स केरला हैज रिपोर्टेड इन द लास्ट 4 months हैव नॉट ऑल हैपेंड दिस ईयर। वो बेसिकली पिछले साल की हुई थी, इस साल अभी यहाँ पर ऐड किया जा रहा है। तो अभी हमारा डेटा प्रोविजनल है, तो उस डेटा के बेसिस पर आप ये कहो कि अंडर काउंट है, तो दिस इज नॉट फेयर। तो अभी यहाँ पर डेटा पूरी तरीके से कलेक्ट हो जाए, उसके बाद यहाँ पर कहा जाए अंडर काउंट है, तब ये यहाँ पर समझ आता है, लेकिन अभी तो कहने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, मल्टीपल स्टडीज एंड एस्टिमेट्स। तो यहाँ पर डब्ल्यूएचओ ने क्या किया है, डब्ल्यूएचओ ने यहाँ पर एक्स्ट्रापोलेट करके डिसाइड किया है कि कितनी एक्सेस मोर्टालिटी हुई होगी। तो कंप्यूटर मॉडलिंग इज रूटीनली यूज बाय एकेडमिक्स टू सिमुलेट रियल लाइफ सिचुएशंस। जो एक्यूरेसी है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका एजम्पशन कैसा था। तो अगर आपका एजम्पशन ही गलत हो और उसको आप और ज़्यादा एक्स्ट्रापोलेट कर दो तो ऑफकोर्स डेटा ज़्यादा ही दिखेगा। तो बिकॉज ऑफ मल्टीपल लेयर्स ऑफ एक्स्ट्रापोलेशंस इन्वॉल्व्ड, स्लाइट चेंजेस इन एजम्पशंस और इनपुट डेटा कैन सिग्निफिकेंटली ऑल्टर रिजल्ट्स। फिर यहाँ पर जो डब्ल्यूएचओ है, डब्ल्यूएचओ ने डेटा यूज़ किया है सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। अब सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की जो एनुअल रिपोर्ट है वो लास्ट वीक में फाइनल रिपोर्ट आई है। तो बेसिकली यहाँ पर जो डब्ल्यूएचओ ने यूज़ की है सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की रिपोर्ट, वो यहाँ पर प्रोविजनल रिपोर्ट यूज़ की है, और जो कि चेंज हो सकती थी। फाइनल रिपोर्ट तो लास्ट वीक में आई है। अब सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम क्या होता है, तो बेसिकली यहाँ पर डेथ्स और बर्थ्स को रजिस्टर किया जाता है सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम में। अब सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम में सिर्फ रजिस्टर डेथ्स होती हैं, सारी डेथ्स नहीं होती हैं। तो दैट इज बिकॉज सीआरएस ओनली हैज डेथ रजिस्ट्रेशन डेटा एंड नॉट एवरी डेटा इन द कंट्री इज रजिस्टर्ड। जो एक्चुअल डेथ डेटा है वो हमें कैसे पता चलता है, वो हमें पता चलता है सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे से। तो सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे से यहाँ पर एक्चुअली सर्वे किया जाता है घर घर जाके, तो इससे हमें पता चलता है कि एक्चुअल डेथ डेटा क्या है। लेकिन सीआरएस से हमें यही पता चलता है जो डेथ्स यहाँ पर रजिस्टर की जाती हैं। तो सीआरएस एंड एसआरएस आर एनुअल एक्सरसाइजेस दैट कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। द एसआरएस यूजेस अ डोर टू डोर सर्वे इन अ फ्यू थाउजेंड सैंपल टाउन्स एंड विलेजेस टू प्रोड्यूस एन एस्टिमेट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स। तो सीआरएस डेटा बेस है ऑल बर्थ्स एंड डेथ्स जो कि रजिस्टर होती हैं, लेकिन एसआरएस यहाँ पर टोटल डेथ्स और बर्थ का यहाँ पर डेटा है। तो बेसिकली हमें ये पता है एसआरएस के नंबर से कि पिछले 15 सालों में लगभग यहाँ पर हर साल 83 लाख पीपल की डेथ होती है। और अगर हमें एसआरएस जो 2020 का, अगर उससे हमें ये पता चलता है कि 90 लाख लोगों की डेथ हुई है, तब हम यहाँ पर बता सकते हैं कि हाँ 2020 में यहाँ पर 7 लाख लोगों की मौत हुई है ड्यू टू कोविड। लेकिन अभी यहाँ पर एसआरएस का 2020 का डेटा रिलीज़ नहीं हुआ है, तो एक बार यहाँ पर रिलीज़ हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर क्लियर हो जाएगा कि कितने लोगों की यहाँ पर डेथ हुई है ड्यू टू कोविड। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर है हीट वेव्स एंड द रोल ह्यूमिडिटी प्लेज इन मेकिंग दम डेडली। तो आईपीसीसी रिपोर्ट की असेसमेंट रिपोर्ट 6 से हमें ये पता चला है कि ह्यूमिडिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और इसकी वजह से फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस भी होता है ह्यूमन बॉडी पे। फिर यहाँ पर 2 टाइप के टेम्परेचर बताए गए हैं, ड्राई बल्ब और यहाँ पर वेट बल्ब। तो ड्राई बल्ब तो बेसिकली यहाँ पर रेगुलर थर्मामीटर से जो टेम्परेचर मेजर किया जाता है वो यहाँ पर ड्राई बल्ब टेम्परेचर होता है। लेकिन यहाँ पर वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होता है, तो वेट बल्ब टेम्परेचर हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वेट बल्ब टेम्परेचर हैज़ बीन यूज टू मेजर एक्सपोजर टू एक्सट्रीम हीट। अब बेसिकली ह्यूमिडिटी जो है वो इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले क्यों करती है। अगर ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो उसकी वजह से जो स्वेट होता है वो एवापोरेट नहीं होता है। स्वेट अगर एवापोरेट नहीं होता है तो उसकी वजह से जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो यहाँ पर रेगुलेट नहीं रह पाता है। तो अगर यहाँ पर वेट बल्ब टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा रहे फॉर अ सस्टेन्ड पीरियड ऑफ टाइम, तो ये यहाँ पर डेंजरस होता है। और अगर 35 डिग्री से ज़्यादा हो तो बेसिकली फेटल होता है। तो अगर बहुत सारे एरिया में 35 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है वेट बल्ब टेम्परेचर, तो वहाँ पर ह्यूमन सर्वाइव नहीं कर सकता है। तो 32 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहता तो वो डेंजरस होता है, लेकिन वो सस्टेन्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए होना चाहिए। लेकिन अगर 35 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता तो वो फेटल होता है। ये सब हमें आईपीसीसी की रिपोर्ट से पता चला है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि कैसे अगर ह्यूमिडिटी राइज होती है तो स्वेट जो है एवापोरेट नहीं होता है, और जिसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर जो है वो रेगुलेट नहीं हो पाता है। इसकी वजह से हम डिस्कम्फर्ट फील करते हैं ह्यूमिड प्लेसेस में। तो वेट बल्ब टेम्परेचर इज़ यूजली लोअर देन द ड्राई बल्ब टेम्परेचर। और जो डिफरेंस होता है वेट बल्ब टेम्परेचर और ड्राई बल्ब टेम्परेचर का डिफरेंस तब इंक्रीज होता है जब एयर बहुत ज़्यादा ड्राई होने लगती है। तो वेट बल्ब टेम्परेचर इज यूजली लोअर देन द ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड द डिफरेंस बिटवीन द टू इंक्रीजेज ड्रामेटिकली एज द एयर बिकम्स ड्राई। वेट बल्ब टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा में कहाँ देखने को मिला है, तो सिंध एंड पाकिस्तान। बट सच कंडीशंस अकर एवरी 3 to 4 ईयर्स, और ये बेसिकली बहुत ज़्यादा आगे देखने को मिलेगी क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज की वजह से यहाँ पर हमें वेट बल्ब टेम्परेचर इंक्रीज होता हुआ देखने को मिलेगा, और जिसकी वजह से साउथ एशिया में बहुत सारे ऐसा रीजन होगा जहाँ पर रहना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो फॉर इंस्टांस इंक्रीज स्ट्रेन ऑन द हार्ट ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ एलिवेटेड टेम्परेचर, और जिसकी वजह से पहले से कार्डियक कंडीशन है जिसको, तो उसकी यहाँ पर मौत भी हो सकती है अगर यहाँ पर वेट बल्ब टेम्परेचर और ज़्यादा इंक्रीज हुआ।
अब लोकल लेवल पर क्या किया जा सकता है? लोकल लेवल पर ज़्यादा कुछ किया नहीं जा सकता जब यहाँ पर रीज़न ही ग्लोबल है। तो क्लाइमेट चेंज एक ग्लोबल रीज़न है, तो उसको टैकल करना पड़ेगा, तभी यहाँ पर वेट बल्ब टेम्परेचर को बढ़ने से रोका जा सकता है। लेकिन लोकल लेवल पर फिर भी बहुत कुछ किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बेटर सैनिटेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएँ ताकि यहाँ पर डिहाइड्रेशन ना हो। उन एल्डरली को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जाए जिनको पहले से कोई कार्डियक कंडीशंस हो। इंसिडेंस ऑफ डायबिटीज़ कंट्रोल करने की कोशिश की जाए। तो इसकी वजह से जो प्रेशर है वो नेशनल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर और ज़्यादा पड़ने वाला है, तो इसीलिए हमें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा अच्छा करने की ज़रूरत है। इस पेज पर कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। वर्ड पेज पर आप देख सकते हैं रशिया यूक्रेन वॉर हम डिस्कस कर चुके हैं, श्रीलंका में क्या चल रहा है हम डिस्कस कर चुके हैं। इन द एसयूवी स्वीप स्टेक्स अ पेट्रोल वर्सेस डीजल फेस ऑफ। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई गई है, पेट्रोल और डीजल में डिफरेंस क्या होता है। तो प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन द पेट्रोल एंड द डीजल इंजन इज दैट जो पेट्रोल इंजन है वो यहाँ पर स्पार्क प्लग्स का यूज़ करता है एयर फ्यूल मिक्सचर को इग्नाइट करने के लिए। तो यहाँ पर पेट्रोल इंजन जो है वो स्पार्क प्लग का यूज़ करते हैं, लेकिन डीजल इंजन यहाँ पर स्पार्क प्लग्स का यूज़ नहीं करता है और यहाँ पर कंप्रेस्ड एयर का यूज़ करके यहाँ पर इग्निशन हो जाता है। तो पेट्रोल इंजन्स यूज स्पार्क प्लग्स टू इग्नाइट द एयर फ्यूल मिक्सचर वाइल डीजल इंजन्स rely on heavily compressed air without any spark plugs। जो डीजल इंजन्स हैं वो ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं एंड यूज 15 to 20% लेस फ्यूल ट्रांसलेटिंग इनटू लोअर रनिंग कॉस्ट। हाउएवर दे यूजुअली कॉस्ट मोर देन द पेट्रोल व्हीकल्स, क्योंकि जो डीजल टेक्नोलॉजी होती है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है और उसकी सर्विसिंग और मेंटेनेंस कॉस्ट भी हायर होती है। अब यहाँ पर एक हाइब्रिड सिस्टम की बात की गई है। हाइब्रिड सिस्टम क्या होगा, एक पेट्रोल इंजन होगा और उसको यहाँ पर पेयर कर दिया जाएगा एक बैटरी के साथ जो कि होगी निकल मेटल हाइड्राइड बैटरी दैट इनेबल्स अ व्हीकल टू बी ड्रिवन ऑन अ प्योर इलेक्ट्रिक मोड फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस। तो यहाँ पर बैटरी होगी जिसकी वजह से कुछ यहाँ पर डिस्टेंस तक इलेक्ट्रिक मोड में व्हीकल को चलाया जा सकता है। लेकिन अगर बैटरी को रिचार्ज करना हो तो बैटरी को रिचार्ज किया जा सकता है बाय द इंजन और थ्रू रीजनरेटिव ब्रेकिंग। तो यहाँ पर जो बैटरी है वो ऐसे ही रिचार्ज हो सकती है यहाँ पर इंजन का यूज़ करके या रीजनरेटिव ब्रेकिंग का यूज़ करके। जो कार्स हाइब्रिड सिस्टम की होती हैं वो यहाँ पर स्ट्रेचेस पर चलाई जा सकती हैं क्योंकि आप बैटरी को रिचार्ज कर सकते हो। तो cars with the hybrid system can be driven for stretches on electric power alone using the internal combustion engine to top up the battery while running। तो जो बैटरी यहाँ पर रिचार्ज भी होती रहेगी इंजन की हेल्प से। तो ये यहाँ पर हाइब्रिड सिस्टम की बात की गई। तो आई होप आपको क्लियर हो गया हो हाइब्रिड सिस्टम क्या है। DOT एक्सेस NOCC लेवाई फॉर टेलीकॉम लाइसेंस होल्डर सैटेलाइट ब्रॉडबैंड कंपनीज टू बेनिफिट। अब NOCC जो है DOT ने उसको खत्म कर दिया कि अब NOCC देने की ज़रूरत नहीं है। NOCC क्या होता है, तो नेटवर्क ऑपरेशन एंड कंट्रोल सेंटर। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने अबॉलिश कर दिया है नेटवर्क ऑपरेशन एंड कंट्रोल सेंटर चार्जेस, जो कि बेसिकली स्पेस सेगमेंट्स यहाँ पर टेलीकम्युनिकेशन की जो कंपनीज यूज़ करती थी टेलीकॉम की कंपनीज, तो उनको यहाँ पर देना पड़ता था, लेकिन अब उनको NOCC देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दैट आर लेवाइड ऑन यूज़ ऑफ स्पेस सेगमेंट्स बाय टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स फॉर सैटेलाइट। जो NOCC लेवाई रजीम है वो 2003 में यहाँ पर इंट्रोड्यूस की गई थी और DOT यहाँ पर लेवाई करता है लगभग 21 लाख पर ट्रांसपॉन्डर एवरी ईयर फॉर 36 मेगाहर्ट्ज ऑफ स्पेक्ट्रम ऑन अ प्रो रेटा बेसिस। इसके अलावा गवर्नमेंट यहाँ पर चार्ज करती है 6000 फॉर एवरी ट्रायल ऑफ एंटीना। लेकिन NOCC को अब यहाँ पर हटा दिया गया। वैसा क्यों हटाया गया, क्योंकि सैटेलाइट ब्रॉडबैंड कंपनीज इंडिया आए तो उसके लिए यहाँ पर NOCC हटा दिया गया। सिस्टम को और ज़्यादा आसान बनाने की कोशिश की गई है, कंप्लाइंस बर्डन यहाँ पर कम करने की कोशिश की जा रही है। तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि NOCC रिजीम क्या है, कब लेकर आया गया था। तो 2003 में लेकर आया गया था, लेकिन अब यहाँ पर हटा दी गई है। तो आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आ गया हो। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।